नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ भौतिकी विषय का यांत्रिकी चैप्टर, ठीक है। और इससे पहले हमने एक वीडियो और डाल चुका है और उसमें दोस्तों 2018 और 19 के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे आए हुए थे वो सारे हमने उसमें कराए थे, डिस्कशन किए थे। और आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों 2017 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इसका एक और वीडियो आएगा इस यांत्रिकी विषय का, यांत्रिकी चैप्टर का। और दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, चलिए उसको शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं शुरू करूं, दोस्तों हमारा ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वक्त ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, त्वरण का मात्रक क्या है। तो दोस्तों त्वरण का जो मात्रक है वो है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो कौन देता है भाई? तो ये आपको जड़त्व का जो नियम है वो देता है, ठीक है। यानी कि न्यूटन के जो पहला नियम है उसी को ही हम लोग जड़त्व के नियम भी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहा जाता है? पहला है आघूर्ण का नियम, दूसरा विस्थापन का नियम, तीसरा संवेग का नियम। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? पहला है जड़ता का नियम, दूसरा है न्यूटन का दूसरा नियम, सी ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम और डी ऑप्शन है पास्कल का नियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम। यानी कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है गति का नियम, दूसरा है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा है सी ऑप्शन न्यूटन का दूसरा नियम और डी है न्यूटन का तीसरा नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को न्यूटन का पहला नियम कहते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं और जड़त्व का भी नियम कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है न्यूटन का तृतीय नियम, दूसरा है न्यूटन का प्रथम नियम और सी ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम और डी ऑप्शन है क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के आपको ये काम करता है आपको न्यूटन के तृतीय नियम पे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऊर्जा, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा रैखिक संवेग और चौथा ऑप्शन है कोणीय संवेग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कि जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? पहला है द्रव्यमान का संरक्षण, दूसरा आवेश का संरक्षण, सी ऑप्शन है संवेग का संरक्षण और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? मतलब सेम टाइप का सवाल है दोस्तों, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या पूछ रहा है,
कि निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? पहला हेलीकॉप्टर, दूसरा विमान, सी ऑप्शन है जेट और चौथा है रॉकेट। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपको हो जाएगा सी और डी दोनों ही हो जाएंगे, यानी कि जेट भी कार्य करता है और रॉकेट भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? पहला है न्यूटन, दूसरा आर्किमिडीज, तीसरा गैलीलियो और चौथा फैराडे। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था? तो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अगला सवाल, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? पहला जड़त्व के नियम कारण, दूसरा वेग, तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा संवेग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिक्रिया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? पहला चुंबकीय बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा अनुदैर्ध्य बल और चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपातिक होती है? पहला है पिंड के द्रव्यमान के समानुपातिक, दूसरा है गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, तीसरा है गिरने के समय का वर्ग और चौथा है गिरने का समय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरने के समय का वर्ग। ठीक है, यानी कि गिरने के समय के जो वर्ग है उसके समानुपातिक होती है। ठीक है, अगला सवाल, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है समदाबी प्रक्रिया, दूसरा है सम आयतनिक प्रक्रिया, तीसरा है समतापी प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है रुद्धोष्म प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है श्रेणी 3 लीवर की, दूसरा है घिरनी प्रणाली की, तीसरा ऑप्शन है श्रेणी 1 लीवर की और चौथा ऑप्शन है श्रेणी 2 लीवर की। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रेणी 2 लीवर की। ठीक है, यानी 2 लीवर की, सेकेंड श्रेणी की लीवर की। अगला चलते हैं हम लोग। एक समान गति वाला पिंड, पहला ऑप्शन है त्वरित नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन है त्वरित हो सकता है, सी ऑप्शन है हमेशा त्वरित होता है और डी ऑप्शन है एक समान वेग होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्वरित हो सकता है। एक समान गति वाला जो पिंड है वह त्वरित हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है द्रव्यमान परिवर्तनीय है, दूसरा है भार अपरिवर्तनीय है, सी है द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है और डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, वो अपरिवर्तनीय है। चलिए अगला सवाल, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? पहला ऑप्शन है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरा है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी है बल के प्रभाव से स्वतंत्र रहता है और डी है हमेशा शून्य होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला सवाल है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक क्या होता है? पहला है बिंदु, दूसरा वृत्त,
तीसरा है सरल रेखा और चौथा है वक्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सरल रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है? पहला है एक समान, दूसरा ऑप्शन है आवर्ती, सी ऑप्शन है वृत्ताकार और चौथा है असमान। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो असमान कहा जाता है, उसे उसकी चाल को असमान कहा जाता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो पहला ऑप्शन है सरल रेखीय में, दूसरा है सापेक्ष में, तीसरा है साम्य में और चौथा ऑप्शन है एक समान में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखा गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति क्या है? तो पहला है एक समान, दूसरा सरल रेखीय, तीसरा असमान और चौथा है साम्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो असमान गति कही जाती है उसे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m और वेग a की एक गोली द्रव्यमान m के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है, सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि m बाई m प्लस a इंटू a। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? तो दोस्तों उस वस्तु के द्रव्यमान का जो माप होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि m इंटू 1 प्लस a बाई जी। ठीक है, यहाँ g जो हो जाएगा वो ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? पहला ऑप्शन है जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, दूसरा है जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, सी ऑप्शन है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो और चौथा है जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब लिफ्ट तेजी गति से नीचे जा रही होती है तब वास्तविक वजन जो होता है वो कम रहता है किसी भी मनुष्य का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा, यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई पर का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण कितना बनेगा? पहला है 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है साइन टू द पावर -1 और ब्रैकेट में है 1/4 और डी ऑप्शन है tan टू द पावर -1 और फिर ब्रैकेट में है 1/4। तो दोस्तों यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का जो कोण बनेगा वो आपको बनेगा 45 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 45 डिग्री का आपको कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 28 नंबर क्या कह रहा है? एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं। तो ए पहला ऑप्शन है उत्क्रम्य इंजन की दक्षता अनुत्क्रम्य
इंजन से अधिक होगी। और दूसरा है ऑप्शन प्रत्येक इंजन की दक्षता 100% होगी। सी ऑप्शन है अनुत्क्रम्य इंजन की दक्षता उत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। और डी ऑप्शन है दोनों इंजनों की दक्षता समान होगी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्क्रम्य इंजन की जो दक्षता है वो अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। ठीक है, चलिए ये आपका सही जवाब है। अगला सवाल है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा अभासी बल है? पहला है अभिकेंद्र बल, दूसरा है अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, तीसरा ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल और चौथा ऑप्शन है प्रबल नाभिकीय बल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ये एक आभासी बल है। अगला सवाल है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। पहला ऑप्शन है 1 के बराबर, दूसरा 1 से कम, सी है 1 से अधिक और डी है 1 के बराबर या उससे अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 से कम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो दोस्तों पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है स्थिर वैद्युत बल और चौथा है चुंबकीय बल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी घर्षण बल जो है वो क्षयकारी बल होता है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? पहला है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, दूसरा जड़त्व के संवेग को कम करता है, तीसरा है यह इंजन को शक्ति देता है और चौथा है इंजन की गति को तेज करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। तो इसका त्वरण क्या है? पहला वर्धमान, दूसरा है ह्रासमान, तीसरा है शून्य और चौथा ऑप्शन है अपरिवर्ती। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना n में करें। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 34 नंबर का बी ऑप्शन, यानी कि 8। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करें जिसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 160 जूल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इस बल की गणना n में करें। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग किसके बराबर होता है? तो पहला है औसत माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर, दूसरा है 2 गुने औसत माइनस प्रारंभिक वेग, सी ऑप्शन है 2 गुना औसत वेग प्लस प्रारंभिक वेग और चौथा ऑप्शन है औसत वेग प्लस प्रारंभिक वेग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 गुना औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अगला सवाल तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है,
18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो इसका संवेग ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 108 हो जाएगा इसका संवेग। अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होती है। तो दोस्तों पहला है आवेग, दूसरा है आघूर्ण, तीसरा है बल और चौथा है गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बल के समानुपाती होती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच पहला फर्श पर गिर जाएगा, दूसरा अचल रहेगा, सी ऑप्शन है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा और चौथा है स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होगा। पहला है एक प्रक्षेप के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता रहेगा, दूसरा है वेग में बढ़ोतरी के साथ घटता रहेगा, सी है वेग में कमी के साथ घटता रहेगा और चौथा ऑप्शन है अपने वेग से मुक्त रहेगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नहीं डी नहीं, अपने वेग से मुक्त नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। तो पहला है किसी वस्तु की लंबाई, दूसरा है समय, सी है आकाश और डी है प्रकाश का वेग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश का जो वेग है वो वो मतलब एक सदा एक समान रहता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। जब किसी पिंड को द्रव्य में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। पहला है उत्क्षेप, दूसरा है भार, सी है द्रव्यमान और चौथा है ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए तथा बी दोनों, यानी कि उत्क्षेप और भार दोनों कार्यरत बल हो जाते हैं, बल जो है वो दोनों ही कार्यरत हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं 44 नंबर पे। अगला सवाल है एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। पहला है कम होगा, बी है अधिक होगा, सी ऑप्शन है समान रहेगा और डी है पहले बढ़ेगा तथा फिर कम होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा समान रहेगा। ठीक है, अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर पे। अगला है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। पहला है श्यानता पे, दूसरा बॉयल के नियम पे, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल पे और चौथा है पृष्ठीय तनाव पे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पे ये काम करता है बॉल पेन का सिद्धांत। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं हम लोग। क्या है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। पहला है दाब अंतर, दूसरा कोशिकीय घटना, तीसरा है तेल की कम श्यानता और चौथा है संसर्जक बल पे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिकीय घटना के कारण ये ऊपर उठता है। ठीक है, अगला सवाल, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। पहला है लुई ब्रेल ने, बी है लॉरेंस ने, सी ऑप्शन है आर ए मिलिकन ने और चौथा है जे एल ब्रेड ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जे एल ब्रेड ने।
अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला है हाइग्रोमीटर, दूसरा एंड्रॉइड बैरोमीटर, सी है एनीमोमीटर और डी है थर्मोमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाब के मापन के लिए एंड्रॉइड बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? पहला हाइड्रोमीटर, दूसरा हाइग्रोमीटर, सी है पायरोमीटर और डी है लैक्टोमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्द्रता का जो मापन है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पहला ऑप्शन है पारे का स्तर बढ़ने लगता है, बी ऑप्शन है पारे का स्तर घटने लगता है, सी है पारे का स्तर अपरिवर्तित रहता है और डी है बेलजार फट जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारे का स्तर घटने लगता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, 51 नंबर है, गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? पहला है गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, दूसरा है सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, सी ऑप्शन है नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है और चौथा ऑप्शन है नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है? पहला है अल्टीमीटर, दूसरा अनीमोमीटर, सी है क्रोनोमीटर और चौथा है डोजीमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी अनीमोमीटर। पवन की गति को कौन मापता है? तो अनीमोमीटर नापता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? अभी हमने देखा पहला इससे पहले वाले सवाल में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि पवन के वेग को नापने के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? पहला है ऑप्शन किलोग्राम मीटर क्यूब, दूसरा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन है मिलीग्राम पर मिलीमीटर क्यूब और चौथा ऑप्शन है कोई मात्रक नहीं है। तो दोस्तों अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। पहला है ग्लैक्टोमीटर, दूसरा है लैक्टोमीटर, सी है कैल्शियोमीटर और डी है ध्रुवण मापी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोमीटर द्वारा दूध की सघनता मापी जाती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों अभी हमने तुरंत देखा है, ठीक है, कि किससे मापी जाती है दूध की शुद्धता? तो लैक्टोमीटर से नापी जाती है, यानी कि बी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल तरफ चलते हैं हम लोग। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? पहला ऑप्शन है पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, दूसरा है पदार्थ का घनत्व और 0 डिग्री से सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, तीसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व और पदार्थ का घनत्व, चौथा ऑप्शन है पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व।
तो दोस्तों सापेक्ष गुरुत्व जो है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सापेक्ष गुरुत्व जो है वो पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, मतलब इन दोनों का ये अनुपात है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का विमेय सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, 10 टू द पावर -2। उसके बाद बी ऑप्शन है m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 और t टू द पावर 2। इसके बाद सी ऑप्शन है m l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2 और इसके बाद m टू द पावर -2। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2। ठीक है, अगला सवाल तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसकी कोई विमा नहीं होती है? पहले ऑप्शन है विकृति, दूसरा है कोणीय वेग, तीसरा संवेग और चौथा है कोणीय संवेग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी विकृति की कोई विमा नहीं होती है। चलिए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, 60 नंबर, विमेय सूत्र m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 किसके तदनुरूप हैं? पहला ऑप्शन है प्रत्यास्थता गुणांक के, दूसरा है श्यानता के, सी ऑप्शन है बल का आघूर्ण और चौथा ऑप्शन है प्रणोद के। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्यास्था के गुणांक के। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों बल का जो एसआई मात्रक होता है, पहला है पास्कल, दूसरा बॉयल और सी ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है वॉट। तो हम सब जानते हैं दोस्तों बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन। अगला सवाल तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, दूसरा है मीटर प्रति सेकेंड, सी ऑप्शन है सेकेंड प्रति मीटर और डी ऑप्शन है सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान विमाएं होती हैं? पहला है कार्य एवं ऊर्जा, दूसरा है बल एवं शक्ति, तीसरा है कार्य एवं शक्ति और चौथा है गति एवं शक्ति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखा गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है? पहला समय, दूसरा वेग, तीसरा त्वरण और चौथा दूरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेग के साथ ये नियत रहता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है घनत्व, तीसरा आयतन और चौथा है वजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान, उसका जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान होता है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? पहला है गुरुत्वाकर्षण, बी है द्रव्यमान, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा है उत्प्लावकता। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों, यानी ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है,
67 नंबर है, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, ए और बी। वह ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समस्तर पर फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। दूसरा ऑप्शन है गोलक ए भूमि पर पहले पहुंचेगा। तीसरा ऑप्शन है गोलक बी भूमि पर पहले पहुंचेगा। और ऑप्शन डी है प्रश्न अपूर्ण है क्योंकि गोलकों की संहिता नहीं दी गई है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? पहला है लकड़ी के भार के बराबर, दूसरा है लकड़ी के भार से कम, सी है लकड़ी के भार से अधिक और चौथा है 0। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लकड़ी के भार के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, ए ऑप्शन है बढ़ जाता है, बी है घट जाता है, सी है नियत रहता है और डी 0 हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। ठीक है, चलिए अगले से प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 70 नंबर, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब पहला ऑप्शन है जल जग से बाहर गिरने लगता है, दूसरा है जल का स्तर बढ़ जाता है, सी है जल का स्तर कम हो जाता है और डी है जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगला सवाल है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है अभिकेंद्र बल, सी ऑप्शन है अपकेंद्र बल और चौथा है घर्षण बल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुत्व बल। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपको इसके बाद वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगले पार्ट में। दोस्तों अगर हमारा अगला वीडियो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बाद बाकी धन्यवाद दोस्तों।